जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, जिस जमीन को लेकर दशकों तक विवाद रहा, क्या वही जमीन अब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का नया आधार बन सकती है? आसाम और नागालैंड के बीच कंटेस्टेड बॉर्डर पर तेल और गैस की खोज को लेकर एक नया समझौता हुआ है। और इसकी जो अहमियत है सिर्फ दो राज्यों तक सीमित नहीं रही है, क्योंकि भारत आज अपनी जो जरूरत है उसका लगभग 85% क्रूड ऑयल और जो करीब आधा नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। हर साल देश को एनर्जी इंपोर्ट्स पर लाखों करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में जब वेस्ट एशिया से लेकर रशिया यूक्रेन वॉर तक ग्लोबल जो टेंशन है वो एनर्जी मार्केट को हिला रहे हैं, तब नॉर्थ ईस्ट भारत से आई है ये एक बड़ी खबर। और इस खबर में एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू जो है वो साबित हो सकती है। और सवाल इसमें ये है कि क्या डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर मौजूद रिसोर्सेज भारत को एनर्जी के जो मामले में ज्यादा आत्मनिर्भर बना सकता है? तो इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड मामले को हम समझेंगे और किस तरह से ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकता है, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश उमेश जी, क्या आसाम और नागालैंड के लिए जो ये सहमति है वो सिर्फ एक इकोनॉमिक अग्रीमेंट है या फिर नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का नया मॉडल? अंबर जी, जैसे आपने बताया है कि इंडिया जो है अपना क्रूड ऑयल 89% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और अराउंड 50 to 60% अपनी गैस जो है वो इंपोर्ट करता है। अब भारत सरकार को समझ में आ गया है कि अपने देश के अंदर जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स है, गैस के रिजर्व्स है, उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन करना जरूरी है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आसाम है, आसाम के अंदर जो है भारत का 22% जो नेचुरल जो क्रूड ऑयल रिजर्व्स है वो आसाम के अंदर आता है और देश का 15% जो प्रोडक्शन होता है क्रूड ऑयल वो आसाम से आता है। और आसाम और नागालैंड के बीच में हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स है। ये 1963 से चालू हुआ जब नागालैंड एक राज्य बना था और नागालैंड और आसाम के बीच में एक 464 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसको डिस्प्यूट करार दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी कंपनियां इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती और ये जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है यहाँ पर क्रूड और नेचुरल गैस के रिजर्व जो हैं पाए जाते हैं और सर्टिफाई भी हो चुके हैं। क्योंकि डिस्प्यूटेड है इसके लिए क्या होता है कि कौन से स्टेट के अंदर आएगा किसी को नहीं मालूम। कल कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स आ सकता है, कोई टैक्स लाइबिलिटी आ सकती है, कौन सिक्योरिटी देगा। ये सब एक तरह से कंटेस्टेड बॉर्डर से डिस्प्यूटेड है और इसके कारण वहां पर जो है क्रूड ऑयल की ड्रिलिंग नहीं हो रही थी, एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा था, एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा था। और अब ये एक तरह से केंद्र सरकार ने नागालैंड और आसाम के बीच में 31 साल पुराना जो डिस्प्यूट है उसको खत्म कर दिया है और इसमें अहम भूमिका निभाई है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने। उन्होंने बोला है कि इस करार के बाद आप ये देखेंगे कि इस रीजन में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। और अंबर जी आप ये भी देखिए कि आप जब देश के अंदर अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपकी करेंसी वीकन होती है, आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और आप ये देखिए सब जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। डोमेस्टिक ऑयल जो हमारे क्रूड ऑयल रिजर्व्स है उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन ध्यान देने की जरूरत है। इसी मद्देनजर आप देखिए कि जैसे ही अभी कुछ दिन पहले हमने जो रिपोर्ट भी बताई थी कि कैसे भारत के ईस्टर्न कोस्ट के अंदर सरकार जो है वहां पर भी, बंगाल के कोस्ट पर भी वहां पर ऑयल रिजर्व्स की खोज कर रही है और कम से कम मेरे ख्याल से अभी जो है $20 बिलियन जो है ईयरमार्क किया है फॉर ऑल दिस थिंग्स। और इसमें आज की डेट में ये दोनों स्टेट्स अगर साथ में मिलके ये करार हो जाता है और यहाँ पर ड्रिलिंग एक्टिविटी अगर चालू हो जाती है तो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इनके डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वो 464 किलोमीटर है, पर इनके जो बॉर्डर है 1000 किलोमीटर बॉर्डर, वहां पर भी
एक तरह से ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जी है बिल्कुल। 6 वेल्स के अंदर अभी हम वहां पर 6 वेल्स है जिसमें एवरी डे हम 1000 से 1500 जो बैरल्स है ऑयल वो निकाल पा रहे हैं। तो तकरीबन आप समझ लीजिए 9 से 10,000 जो बैरल्स है वो अभी हम एक तरह से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इस करार के जी बाद अंबर जी ये जो मात्रा है इट कैन गो अप टू 90,000 टू 1 लाख बैरल्स पर डे। आप समझ लीजिए 90,000 और 1 लाख बैरल्स पर डे बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से फिगर है। बहुत बड़ी संख्या एग्जैक्टली। हाँ लेकिन मतलब जी ये बात तो समझ में आ रही है कि जो कंटेस्टेड बॉर्डर है यहाँ से जो सबसे बड़ी मतलब एक तो है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन और जो एनर्जी डिपेंडेंस है फॉरेन वो कम होगी, लेकिन जो कंटेस्टेड बॉर्डर कभी संघर्ष का प्रतीक था, प्रोस्पेरिटी का सोर्स बनने जा रहा है। ये एक और डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी यहाँ पर ये खबर निकल कर आती है। डेफिनेटली, क्योंकि अभी क्या है कि जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो आसाम के अंदर ही हो रहा है, और अब जो ये जो क्रूड ऑयल का जो एक्सप्लोरेशन है वो नागालैंड के अंदर भी होगा, और इससे क्या होगा देश के अंदर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ डिस्प्यूट सेटलमेंट के कारण इमीडिएटली आप देखेंगे कि जहां पर हम 9,000 से 10,000 बैरल पर डे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, अभी हम 90,000 से लेके 1 लाख बैरल तक हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए भारत एवरी डे भारत जो है 5 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट करता है, मतलब 50 लाख बैरल पर डे हम इंपोर्ट करते हैं। और अगर ये फिगर 1 लाख बैरल्स पर डे हमको आसाम के अंदर मिल जाता है तो 2% ऑफ जो इंडिया का जो इंपोर्ट है वो इमीडिएटली कम हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यूचर एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, और इससे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक तरह से डेवलपमेंट आएगा, स्टेट्स को रॉयल्टी मिलेगी, सेंट्रल को भी एक तरह से उनका जो फिस्कल डेफिसिट है, जो रुपी पे प्रेशर है, एनर्जी सिक्योरिटी है, वो सब स्थापित हो जाती है। सबसे बड़ी बात है अमर जी, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। और आप ये देखिए कि वहां पर जब से बीजेपी की सरकार आई है बंगाल के अंदर, सारे काम चालू हो चुके हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है बंगाल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कलकत्ता का पोर्ट भी है उधर, और वहां से बहुत सारी पाइपलाइंस भी गुजर के जाती है। तो ये एक तरह से नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक तरह से जो मैं ये समझता हूं एक तरह से ग्रोथ का प्रतीक है, और इससे सारे नॉर्थ ईस्ट को फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी एक बात और यहाँ पर है कि जब भारत जो है अपनी जो 85% ऑयल जो रिक्वायरमेंट्स है वो विदेशों से उस पे उसके लिए निर्भर है, तो क्या डोमेस्टिक जो एक्सप्लोरेशन है वो गेम चेंजर साबित होगा? डेफिनेटली होगा अंबर जी। देखिए धीरे धीरे ऐसे एक्सप्लोरेशन जब इनकी एक्सप्लोरेशन करते रहेंगे और कमर्शियल वायबिलिटी हो जाती है प्रोडक्शन में, फिर बाद में आप देखेंगे बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि ऑयल निकालना बहुत ही एक तरह से कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है अगर कमर्शियल वायबिलिटी होती है। तो स्टार्टिंग के जो कॉस्ट होते हैं उसको छोड़ देते हैं तो डे टू डे कॉस्ट जो है 8 से 10 डॉलर ही लगते हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी दाम $100 है। तो ये एक तरह से प्रॉफिटेबल वेंचर भी है। इससे हमारा जो रिलायंस है वो मिडिल ईस्ट और बाकी ओपेक कंट्री से कम होगा। सेकेंड, हम अमेरिका की दादागिरी को भी एक तरह से चैलेंज कर सकते हैं, और भारत के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट जो अंडर डेवलप था वहां पर जॉब्स बनना चालू होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चालू होगा, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, और देश की प्रगति में बहुत बड़ा एक तरह से योगदान मिलेगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के दोनों स्टेट्स नागालैंड और आसाम दोनों को सेंट्रल से रॉयल्टी मिलेगी, रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट होता है। और अभी जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी बॉर्डर डिस्प्यूट जितनी भी एक्सप्लोरेशन होगी और जितना भी प्रोडक्शन होगा दोनों को 50-50% मिलेगा। तो एक तरह से जब खुशहाली आती है तो ऑटोमेटिकली डिस्प्यूट्स खत्म हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, वहां पर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की जरूरत है, और मोदी सरकार इसके लिए कार्यरत है। जिस हिसाब से आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर कनेक्टिविटी इंप्रूव की है, वहां पर रेल लाइन बिछी गई है, बहुत जगह रेल लाइन मोदी सरकार के टाइम पे आई है। और ये भी देखिए हम इसके कारण हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी
वो भी इम्प्रूव हुई है। सेना ने अभी हाशिमारा एयरबेस के पास रफाल फाइटर जेट्स रख दिए हैं। चाइना भी जो है वो भारत से डर रहा है। हमने अभी अपना न्यूक्लियर ट्रायड भी एक्सपेंड कर दिया है। हमने अपने वेपन्स, हमारे जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है वो रेडी बैठे हुए हैं। तो एक तरह से हमने चेतावनी दे दी है हमारे नेबर्स को कि हमसे मैसअप नहीं करने के लिए। तो इसके कारण आप देखिए भारत अब बेधड़क होकर वहां पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चालू कर रहा है। और ये एक तरह से आप ये देखिए कि ये कॉन्फिडेंस जब तब आता है जब देश की सुरक्षा सुदृढ़ होती है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखिए फेंसिंग ऑफ बॉर्डर्स हो रहा है, और बंगाल के अंदर भी हो रहा है, इलीगल घुसपैठियों को वापस भेजा जा रहा है। इससे क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो रही है। लेकिन हमेशा एक और बात है कि क्या नॉर्थ ईस्ट के जो अनएक्सप्लोर्ड रिजर्व्स हैं वो भारत की जो एनर्जी मैप है उसको बदल सकते हैं? देखिए, जो अनएक्सप्लोर्ड रिजर्व्स है ये तो अभी हमको मालूम है, बहुत सारे रिजर्व्स तो हमको मालूम ही नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया कि 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है नागालैंड साइड में, तो अभी हम चालू करेंगे। अभी ये सब जो है ये बॉर्डर एरिया ऑफ नागालैंड एंड आसाम के अंदर हुआ है। अब नागालैंड के अंदर भी वहां पर भी प्रूवन एयर गैस रिजर्व्स है, और वो भी अगर जब वहां से भी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो आप देखेंगे बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। आप नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक रेवेन्यू स्पिनर हो जाएगा भारत के लिए। टोटल इंटीग्रेशन विद इंडियन यूनियन होगा, और हम भी देखेंगे कि वहां से अगर गैस आती है तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कंजर्व होंगे, रुपया स्टेबल होगा, हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे, दाम जो है वो कम होंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी। सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा एक तरह से गेम चेंजर है भारत के लिए। जी, लेकिन हमेशा एक बात और है, जो लोकल कम्युनिटीज हैं क्या उनको इसका फायदा मिलने वाला है, या फिर हम ये कहेंगे कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो पॉलिटिक्स और विवादों को और ज्यादा जन्म देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरह का कोई अपडेट आता है तो इस पे पॉलिटिक्स होने शुरू हो जाती है। देखिए, सब जगह बीजेपी की सरकार है। ये कांग्रेस की सरकारें रहती है ना तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उनको डिस्प्यूट्स करने में फायदा होता है, क्योंकि जितना भारत अंडर डेवलप्ड रहेगा उतना ही कांग्रेस के लिए बढ़िया है। और बीजेपी ने वहां पर आके काम किया है, वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है। अब वहां की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका अब एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। वहां के लोगों को जॉब्स मिल रहा है, वहां के लोगों के पास बेहतर कनेक्टिविटी है। नहीं तो बहुत साल पहले आपको याद होगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक तरह से भारत के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जाके वो कम हो रहा है, और एक तरह से मैं बोलता हूँ एलिमिनेट भी हो चुका है। तो ये भी आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट जो है जिसको काटने के लिए बांग्लादेश रेडी है, चाइना रेडी है, अमेरिका वहां पे एक नया क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है। सब लोग नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेस है। मेरा तो ये भी मानना है कि वहां पर हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं। देखिए अमर जी, अगर म्यांमार के अंदर अगर आप सोचिए वहां पर हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल सकते हैं, तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। ये तो अभी हमने सिर्फ हाइड्रोकार्बन देखा है, अभी तो हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया है। उसकी जो खनिज पदार्थ है वो फ्यूचर जो ड्राइवर्स होंगे ऑफ इंडियाज ग्रोथ। लेकिन हमेशा एक बात और है, क्योंकि जो जिस तरह से एक्सप्लोरेशन चल रहा है, डिस्कवरी सामने आ रही है और ये सारी चीजें हैं, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत जो है एनर्जी सिक्योरिटी की रेस में अपने ही घर के खजाने को पहचानने में काफी देर कर चुका है? क्योंकि ये सारी चीजें अब शुरू हो रही है, अब सारी खोजें सामने आ रही हैं, एक्सप्लोरेशन होगा, मतलब अब जबकि दुनिया जो है वो रेयर अर्थ और जितने भी इस तरह की चीजें हैं उसमें काफी आगे निकल चुकी है। चाइना को हम जानते हैं, चाइना की मोनोपोली है। देखिए, बहुत सारे जो बीजेपी के सपोर्टर्स है वो बोल रहे थे, वो हमेशा हमारे कमेंट्स में आता है कि 12 साल से क्या सरकार झक मार रही थी, सो रही थी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सरकार के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कांग्रेस एरा के हैं। काम जो भी होता है, मिनिस्ट्री किसी की भी आती है, काम ब्यूरोक्रेसी करता है। और ब्यूरोक्रेसी जो कांग्रेस की है वो काम करने नहीं देती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे रिटायर होते गए और अभी नई सेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी आ रही है और उनको नेशन ओरिएंटेड बना रहे हैं। पहले की जो ब्यूरोक्रेसी थी
वो एक तरह से लेट लतीफ में काम करती थी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अंडमान के अंदर देख लीजिए, वहां पर मैंने बार बार आपके चैनल पे बोला है, इतना रिजर्व है, जो इतना रिजर्व मिडिल ईस्ट के अंदर है, अगर भारत सिर्फ अंडमान के नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट कर दे, जो हाइड्रोकार्बन है, क्रूड ऑयल और गैस, अगले 70 साल तक भारत अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इतना सारा उधर पोटेंशियल है। अभी तो मैंने जो है राजस्थान के अंदर वो तो बोला ही नहीं है, गंगा बेसिन अलग से हो रहा है, फिर आप ये देखिए आसाम के अंदर अलग से हो रहा है, बंगाल के कोस्टल फील्ड पे हो रहा है, कृष्णा और महानदी बेसिन पे हो रहा है। तो ये सब चीज तो एक तरह से एडेड बोनस है। तो भारत अगर सही मात्रा में, मेरा ये मानना है, इसको टॉप प्रायोरिटी लाके सारे काम रोक के इसके ऊपर ध्यान दे, केंद्र सरकार जो है वहां पर जितनी भी एक इसको टॉप प्रायोरिटी इमरजेंसी मेजर्स पे करे तो बहुत कुछ काम हो सकता है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है देश के अंदर, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस के लिए जो रूल्स बनाए हैं, ये कांग्रेस ने बनाए हैं, और कांग्रेस ने इसको इतना पेचीदा बनाया है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर घुसना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने डिस्करेज किया इन्वेस्टमेंट्स को। वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनी को एक तरह से चांस देना चाहते हैं, जिसके कारण डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का काम बहुत कम हो चुका है। और भारत के अंदर भी एक प्राइवेट कंपनी है जो नहीं चाहती कि बाकी जो कंपनीज इसके अंदर आ जाए। तो ये भी एक तरह से मोनोपोलीज एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अब सब कुछ बदल रहा है, अब देश के अंदर सब लोग इन्फॉर्म्ड है, अगर कोई कटता है तो इमीडिएटली सोशल मीडिया पे आ जाता है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, और जो इंफॉर्मेशन जो जाती है लोग को वो बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब सबको समझ में आ गया कि अपनी पब्लिक इमेज बनाने की जरूरत है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि सरकार जो है अब कदम उठा पा रही है, क्योंकि अंदर क्या होता था, अंदर ही अंदर सेबोटाज हो जाता था। कोई आप देख लीजिए, कोई नेता की मौत हो जाती है, कोई नेता अगर कुछ काम करना चाहे, अचानक उसके ऊपर हमले हो जाते हैं। ये एक तरह से इंटरनेशनल माफिया जो है वो इन्वॉल्व है, ताकि भारत खुद अपना प्रोडक्शन ना कर सके, क्योंकि विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट जो ऑयल इंपोर्टर है वो भारत है। अगर वो मार्केट से हट जाता है तो दाम अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% विश्व के अंदर गिर जाते हैं, और कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी ये नहीं चाहेगा कि भारत अपना डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करे। और यहाँ पर हमारा एक इकोसिस्टम भी बना हुआ है, जो आंदोलन जीवी का जो ये कॉकरोचेस है, मैं आपको बताता हूँ, ये कॉकरोचेस मैं स्टूडेंट्स को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कॉकरोचेस को बोल रहा हूँ जो लुटियंस में रहते हैं, जिमखाना क्लब में जाके वहां की मेंबरशिप लेते हैं और रबर की चप्पल पहनते हैं, झोला छाप लेके चलते हैं और फ्लाइट्स में बिजनेस क्लास में घूमते हैं, शैंपेन्स पीते हैं। उनकी लाइफस्टाइल जो है एरिस्टोक्रेसी होती है, और पर पब्लिक में वो एक तरह से अपने आप को दयनीय स्थिति में बताते हैं। ऐसे लोगों को बोल रहा हूँ। और इसी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मैं और उमेश जी आपसे करना चाहती हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि अगर ये तेल और गैस के जो भंडार हैं वो मिलते हैं और ज्यादा एक्सप्लोरेशन होता है, डिस्कवरीज होती हैं और एक्सट्रैक्शन भी होता है, तो क्या भारत की जो इम्पोर्ट बिल है उसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है वो भी कम होगी भारत की? डेफिनेटली कम हो जाएगी, अगर भारत अपने हिसाब से काम चालू कर देता है और एक्सप्लोरेशन और वो प्रोडक्शन चालू हो जाता है। अंबर जी, अगले 5 से 8 साल के अंदर हम अगर आज 88 या 85 to 88% अपना जो क्रूड डिमांड है इंपोर्ट करते हैं, दैट विल कम डाउन टू अप्रोक्सीमेटली 50%। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इसके लिए देश के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी को बनाया जाता है ताकि बीजेपी को हटाया जाए, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे जो भारत है उसको डीरेल किया जाए। ये सब इंटरनेशनल साजिश है। मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कोई भी नहीं चाहता कि भारत अपनी एनर्जी के अंदर खुद की सिक्योरिटी पे काम करे। वो इम्पोर्टेड जो एनर्जी है वो इंपोर्ट करता रहे, उसका रुपया वीकन होता रहे, यहाँ पर लोगों के ऊपर महंगाई की मार बनी रहे, देश डेवलप ना हो सके। ये एक कुचक्र जो है, ये विदेशी एमएनसीज और देश के अंदर जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज है, ये चाहती है कि देश ऐसा रहे। और इसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनवायरमेंटल के ऊपर जो केसेस फाइल किया जाता है, और ये केसेस वो वकील लड़ते हैं जिनकी फीसेस लाखों में होती है, और ये एक तरह से चिंता का विषय है।
लोगों को समझना चाहिए कि मोदी जी काम कर रहे हैं, पर वो अपनी गवर्नमेंट को अब खुद बदनाम नहीं कर सकते। आपके घर में बिल्कुल अगर अगर आप एक कंपनी के सीईओ हो, आप अपने एम्प्लॉयज के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते। उनको मालूम है कि ऐसे एम्प्लॉयज को हमको लेके साथ में लेके चलना पड़ेगा। अभी आपको एक और एक चीज बता देता हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर अभी रिपोर्ट्स आई है कि तेजस LCA Mk-1A के जो पार्ट्स है 199 टेस्ट जो है फेक किए गए। ये एक चीज चल रही है, पर सरकार जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एम्प्लॉयज के अगेंस्ट बोल नहीं सकती, क्योंकि एम्प्लॉयज काम करते हैं, पर कुछ सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज जो हैं बिके हुए हैं, देश के अंदर की हमारी जो सिक्योरिटी है उसको सैबोटाज कर रहे हैं। सोचिए बिल्कुल। हमारे इतने सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्यों मारे जाते हैं? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, ये और सारी चीजें नंबी नारायणन इंटरनल, नंबी ना, बिल्कुल सबोटाज होता है। इसीलिए हमने अब तक देखा और इतिहास में इतने सारे इंसिडेंट्स और इतने सारे एग्जांपल्स हमें मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कई बार जहां सीमाओं पर विवाद हुआ, वही जमीन जो है वो देशों की तकदीर भी बदल रही है। आसाम और नागालैंड के बीच में हुआ ये समझौता है, वो सिर्फ एक तेल और गैस की खोज का मुद्दा नहीं है। ये टेस्ट है कि क्या भारत अपने अंदर छुपे रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके एनर्जी के मामले में ज्यादा स्वावलंबी बन सकता है। क्या नॉर्थ ईस्ट जो कभी सिक्योरिटी और बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से सुर्खियों में रहता था, अब भारत की एनर्जी रेवोल्यूशन का एपिसेंटर बनेगा। और अगर इस मिट्टी के नीचे वाकई वो दौलत छुपी है जिसकी हम कहें कि जिसकी कल्पना भी लगाना या जो कल्पना से परे है, वो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितना तेल निकलेगा या कितना गैस निकलेगा। सवाल ये है कि क्या भारत अपनी एनर्जी की तकदीर खुद लिखने की एक नई शुरुआत में एंटर कर चुका है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और उमेश जी, आप इस चर्चा में हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।